गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी एंड वेलकम बैक। आज का हमारा टॉपिक है इंथैल्पी। लास्ट क्लास में हमने थर्मोडायनेमिक्स प्रोसेस के बारे में बताया था आपको, जितने भी प्रोसेस होते हैं सबको कंप्लीट किया था। आते हैं इंथैल्पी के ऊपर। इंथैल्पी क्या होता है? किसी भी सिस्टम के अंदर जो टोटल एनर्जी कंटेंट है उसके इक्विवेलेंट जो हीट होगा उस हीट को ही हम इंथैल्पी बोलते हैं। मतलब अगर हम सिंपल लैंग्वेज में बात करें तो किसी भी सिस्टम के अंदर जो हीट टोटल हीट कंटेंट है एट कांस्टेंट प्रेशर पे उसको ही हम क्या बोलते हैं? इंथैल्पी बोलते हैं। मतलब इंथैल्पी डिफाइन हो जाएगा कैसे भाई? टोटल हीट कंटेंट ऑफ सिस्टम एट कांस्टेंट प्रेशर पे जितना भी हीट कंटेंट है किसी सिस्टम में उसको ही हम क्या बोलते हैं? इंथैल्पी बोलते हैं, कॉल्ड इंथैल्पी। ठीक है। इंथैल्पी जो होता है, चलिए मैं बताता हूँ। मान लो कि ये एक सिस्टम है, क्या होता है? आपको एक मैथमेटिकल इक्वेशन से समझाता हूँ। एक्चुअली इंथैल्पी जो होता है वो इक्वल होता है H = U प्लस PV के इक्वल होता है। ये जो मैथमेटिकल इक्वेशन मैं लिखा हूँ ये इक्वेशन ही इंथैल्पी को डिफाइन करता है। जहां पे H जो है क्या है? सिस्टम का इंथैल्पी है। U क्या है? इसको इंटरनल एनर्जी बोलते हैं। U बोलो फिर या फिर E से भी इंडिकेट करते हैं। लास्ट क्लास में बताया था इंटरनल एनर्जी को हम लोग U से भी इंडिकेट कर सकते हैं और E से भी। तो U का मतलब है यहाँ पे सिस्टम का इंटरनल एनर्जी। और PV का मतलब क्या है? P का मतलब प्रेशर है और V का मतलब वॉल्यूम है। मतलब ये एक तरह से वर्क डन की वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है। कैसा वर्क डन? अभी मैं आपको समझा देता हूँ। जैसे देखो, ये एक सिस्टम है, ये कोई सिस्टम होगी तो सिस्टम के पास कुछ ना कुछ प्रेशर होगा। मान लो इस सिस्टम का जो प्रेशर है वो P मेंटेन किया गया है और इसकी अभी जो करंट में जो वॉल्यूम है वो V मेंटेन किया गया है। तो बताओ, जब सिस्टम क्या एकदम स्टार्टिंग से ये P प्रेशर आप मेंटेन किए हो, V वॉल्यूम मेंटेन किए हो, तो इसके पास कुछ ना कुछ इंटरनल एनर्जी होगा। अब ये P प्रेशर और V वॉल्यूम मेंटेन करने में, आप इसको मतलब लाने में कुछ ना कुछ वर्क डन किए होंगे। आई बात समझ में? तो ये U जो है ये है इस सिस्टम का इंटरनल एनर्जी और PV जो है ये इसके वर्क डन को रिप्रेजेंट करेगा कि आपने इस सिस्टम को प्रेशर P और वॉल्यूम V लाने में कितना वर्क डन किया है। उस वर्क डन की वैल्यू क्या रिप्रेजेंट करेगा? PV की वैल्यू रिप्रेजेंट करेगा। कैसे? देखो, जैसे मान लो कोई सिस्टम पहले उसमें प्रेशर P वॉल्यूम V नहीं देगा, पार्टिकल क्या होंगे? बहुत पास पास आएंगे, बहुत पास रहेंगे। देखो एकदम इम्प्टी स्पेस। मान लो कि यहाँ पे पूरा एकदम खाली था, कुछ भी नहीं था। इनिशियल में सिस्टम यहाँ पे था, इनिशियल यहाँ पे था सिस्टम, और फाइनली आपका सिस्टम कहाँ आ चुका है? इस कंडीशन में आ चुका है। प्रेशर P है, वॉल्यूम भी है, इसके पास कुछ इंटरनल एनर्जी भी है। अब बताओ, ये सिस्टम को जब इस कंडीशन से आप कहाँ लेके जा रहे हो? इस कंडीशन में लेके जा रहे हो। अब यहाँ से यहाँ जा रहे हैं तो बताओ, हम जो भी कुछ अपना एनर्जी सप्लाई करेंगे तो वो एनर्जी किस में स्टोर करेगा? कुछ आपका एनर्जी में स्टोर कर लिया जो U है। और इस सिस्टम को प्रेशर 0 और वॉल्यूम 0 से कहाँ पहुँचाने में? प्रेशर P और वॉल्यूम V मेंटेन करने में कुछ वर्क डन करना पड़ेगा। तो ये हमें वर्क डन की वैल्यू को रिप्रेजेंट करेगा। मतलब वर्क डन ऑन द system to maintain pressure P and volume V from empty से यहाँ पे फ्रॉम इम्प्टी स्पेस से हमको वहां पे लेके आने में, इस कंडीशन में लेके आने में जो हमें वर्क डन करना पड़ा वो वर्क डन क्या होगा? PV को रिप्रेजेंट करेगा। और जो इसमें इंटरनल एनर्जी स्टोर हो गई, हमने जो मतलब कुछ एनर्जी सप्लाई किया, कुछ वर्क मतलब वर्क डन किया, इसको यहाँ से लेके आए तो उसमें अपने एनर्जी में स्टोर करते गए अपने एनर्जी, तो वो U हो गई। और जो दोनों का सम है वो किसको रिप्रेजेंट करेगा? इंथैल्पी को रिप्रेजेंट करेगा। मतलब H = U + PV होता है, याद रखना।
यू क्या है यहाँ पे, इंटरनल एनर्जी है, और पीवी क्या है, पीवी एक तरह से वर्क डन को रिप्रेजेंट कर रहा है जब सिस्टम को एम्प्टी स्पेस से, इस कंडीशन से कहाँ पे लाने पे, इस कंडीशन मतलब प्रेशर पी और वॉल्यूम भी मेंटेन करने में जो भी हमें वर्क डन इसमें करना पड़ा, वर्क डन को एसोसिएट करना पड़ा, उस वर्क डन को ही कौन कौन रिप्रेजेंट कर रहा है, पीवी रिप्रेजेंट कर रहा है, और दोनों का सम क्या होगा आपका, इंथैल्पी को रिप्रेजेंट करेगा। आई बात समझ में? अब अगर आपसे कोई पूछता है कि सिस्टम की इंथैल्पी क्या है, तो आप सिंपल सा दो जवाब देना। इंथैल्पी का मतलब होता है किसी भी सिस्टम में जो टोटल हीट कंटेंट है एट कांस्टेंट प्रेशर पे, उसको ही हम उसका इंथैल्पी बोलते हैं। या सबसे बेटर होगा कि आप इस इक्वेशन को बताओ, H इक्वल टू यू प्लस पी वी, जहाँ पे U जो है इंटरनल एनर्जी है और PV जो है वर्क डन है सिस्टम को जहाँ पे कुछ नहीं था वहाँ से इस कंडीशन में लेके आने में, प्रेशर P वॉल्यूम भी मेंटेन करने में जो उसमें वर्क डन करना पड़ा, उस वर्क डन की वैल्यू PV को रिप्रेजेंट कर रहा है। सिंपल था ये बोलना कि दोनों का सम किसको रिप्रेजेंट करेगा, इंथैल्पी को रिप्रेजेंट करेगा। अब आप मुझे बताइए, क्या किसी सिस्टम का इंथैल्पी आप निकाल सकते हो क्या? नहीं निकाल सकते भाई। जब हम इसमें देखो एक टर्म है यहाँ पे इंटरनल एनर्जी, और लास्ट क्लास में मैंने बताया था कि जब हम इंटरनल एनर्जी किसी के भी इंटरनल एनर्जी के एक्यूरेट वैल्यू को हम नहीं निकाल सकते। जब हम इंटरनल एनर्जी नहीं निकाल पाएंगे तो इंथैल्पी में कौन सा टर्म है, एच टर्म है, मतलब इंटरनल एनर्जी भी इंक्लूड है, अलग से पीवी आ गया। जब यही नहीं निकाल पा रहे हैं तो हम इसकी एक्यूरेट वैल्यू कैसे निकाल पाएंगे? आप एक बार सोचो, जब आप इंटरनल एनर्जी की वैल्यू ही नहीं निकाल पा रहे हो तो इंथैल्पी कहाँ से निकाल पाओगे? क्योंकि इंटरनल इंथैल्पी के अंदर कौन इंक्लूड है, इंटरनल एनर्जी इंक्लूड है। तो सिंपल सा बात है कि हम अगर इंटरनल एनर्जी को नहीं निकाल पा रहे हैं तो हम क्या नहीं निकाल पाएंगे, इंथैल्पी के एक्यूरेट वैल्यू को नहीं निकाल पाएंगे। इसीलिए इंथैल्पी की अपनी कोई पार्टिकुलर सिग्निफिकेंट नहीं होती, इसका कोई फिजिकल सिग्निफिकेंट नहीं होता। जैसे मैंने डिफाइन करने के लिए मैंने बोल दिया कि चलो हीट कंटेंट जो होगा कांस्टेंट प्रेशर पे उसको हम इंथैल्पी बोलते हैं, लेकिन हम एक्यूरेट इंथैल्पी तो निकाल ही नहीं पा रहे हैं ना। तो यहाँ पे हम क्या डिफाइन करेंगे, चेंज इन इंथैल्पी डिफाइन करेंगे। क्यों भाई? क्योंकि हम जानते हैं कि हम चेंज इन इंटरनल निकाल सकते हैं। जब हम चेंज इंटरनल निकाल सकते हैं, पीवी में भी हम चेंज निकाल सकते हैं, तो हम क्या निकाल पाएंगे, चेंज इन इंथैल्पी भी निकाल पाएंगे। मतलब इंथैल्पी का जो है, इंथैल्पी H हैज नो एनी पार्टिकुलर सिग्निफिकेंट, नो एनी, ये दिमाग में रखना, नो एनी पार्टिकुलर सिग्निफिकेंट because we can never calculate accurate value of we can never रंग तेरी रीत का रंग we can never calculate accurate value of enthalpy of system, we can never calculate accurate value of enthalpy। इसीलिए इसका कुछ पार्टिकुलर सिग्निफिकेंट नहीं होता, लेकिन हम क्या निकाल सकते हैं, चेंज इन इंथैल्पी निकाल सकते हैं। देखो तो बताओ, अगर हम चेंज इन इंथैल्पी की बात करें तो क्या हो जाएगा, डेल H इक्वल टू डेल U प्लस डेल PV हो जाएगा। मतलब इसकी चेंज की बात करें चेंज इंथैल्पी की, तो इंटरनल भी चेंज देखो और PV में चेंज देखो, टोटल चेंज को क्या कर दो, सम कर दो, किसके इक्वल हो जाएगा, चेंज इन एंथैल्पी के इक्वल हो जाएगा। तो आपको ये फॉर्मूला बहुत काम में आने वाला है, डेल H इक्वल टू डेल U प्लस डेल PV। अब मेरी बात सुनिए ध्यान से, क्या होगा यहाँ पे डेल यू का चेंज का मतलब आपका इंटरनल में चेंज, डेल PV का चेंज का मतलब क्या होगा, मान लो सिस्टम का प्रेशर पहले P1 था और वॉल्यूम V1 था, अब बाद में प्रेशर P2 हो गया और वॉल्यूम V2 हो गया, तो बताओ कितने का चेंज आया, पहले था P1 V1 और बाद में हो गया P2 V2, तो बताओ इसमें क्या हो जाएगा, चेंज का मतलब क्या होता है, P2 V2 माइनस क्या कर देंगे आप, P1 V1 कर देंगे, तो क्या निकल जाएगा, यहाँ से चेंज निकल जाएगा। तो ये एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है आपके लिए कि किसी भी सिस्टम का अगर आपको चेंज इन इंथैल्पी निकालना है, चेंज इन एनर्जी की वैल्यू देगा, इनिशियल प्रेशर देगा, फाइनल प्रेशर देगा, इनिशियल वॉल्यूम देगा और फाइनल वॉल्यूम देगा,
तो फॉर्मूले में पुट करना, आपको क्या मिल जाएगा, आपको यहाँ से चेंज मिल जाएगा। ये समझ में आया। डेल पी वी का मतलब मैंने कैसे किया, प्रेशर और वॉल्यूम के मल्टीपल में चेंज, मतलब P2 V2 माइनस P1 V1 करो, मैथ का रूल यूज करो, ये कर दो, आपको क्या निकल जाएगा, चेंज निकल जाएगा। आई बात समझ में। एक बात और बता दूं कि इंथैल्पी जो होता है H, वो कैसा फंक्शन होता है, एक स्टेट फंक्शन होता है। स्टेट फंक्शन का मीनिंग क्या हुआ कि इसकी जो वैल्यू है ये सिर्फ इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करती है। ये बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। मतलब जब ग्राफ रूप में इस चीज़ का बहुत यूज आता है, ग्राफ वगैरह देगा ना आपको, तो इस फंडे का यूज करना पड़ेगा आपको कि कोई भी अगर मान लो इंथैल्पी की बात करें तो किस पे डिपेंड कर रहा है, वो स्टेट फंक्शन है, तो किस पे डिपेंड करेगा, सिर्फ इनिशियल और फाइनल स्टेट पे डिपेंड करेगा। कैसे वो चेंज हुआ उससे कोई मतलब नहीं है। जैसे यहाँ पे देखो, अगर मुझे डेल एच निकालना है किसी भी सिस्टम का, तो मुझे चाहिए सिर्फ एच फाइनल और यहाँ पे चाहिए एच इनिशियल। बाकी ये एच फाइनल एच इनिशियल को चेंज कैसे हुआ, पाथ कौन सा फॉलो किया गया, उससे हमें कोई मतलब नहीं होता है। किससे भाई, इंथैल्पी में। देखिए क्वेश्चन कैसे आएगा, आपको क्वेश्चन कैसे दिया जाएगा। यहाँ पे देखो क्वेश्चन, अगर मान लो कि मैं एक पीवी ग्राफ ड्रॉ कर रहा हूँ, यहाँ पे प्रेशर है और यहाँ पे वॉल्यूम है। मान लो एक सिस्टम है, सिस्टम यहाँ से ट्रेवल किया, ए से बी आया, ये पोजीशन ये है और ये बी पोजीशन है, और बी से फिर यहाँ पे ऐसे सिस्टम आया। देखो यहाँ पे, अब बताओ ये ए से बी आया, बी से सी आया, और एक बार फिर ये देखो यहाँ पे कहाँ गया, ये सी से ए गया, फिर रिटर्न। क्वेश्चन में ये दिया था, अगर मान लो आपसे मैं पूछूं क्या चेंज इन इंथैल्पी ए टू बी, ए से बी आने में, प्लस चेंज इन इंथैल्पी बी टू सी, क्या चेंज इन इंथैल्पी ए टू सी के इक्वल होगा क्या, यस और नो। मैं आपसे पूछूं क्या ये होगा क्या, तो यस ये होगा। ऐसा मैंने क्यों बोला आपको बता रहा हूं। देखो सिस्टम पहले यहाँ पे था, ए से ए पे था, अभी ये ए से बी आया, कुछ इंथैल्पी में चेंज हुआ, फिर ये बी से सी आया, फिर इसी इंथैल्पी में चेंज हुआ, तो दोनों को हम सम कर रहे हैं। तो देखो पहले ए से बी और फिर बी से सी, तो बताओ ये पूरे प्रोसेस में ए से सी आने में इनिशियल पोजीशन क्या है, ए, और फाइनल पोजीशन क्या है, सी। तो जो इंथैल्पी का चेंज आया, और बोला है कि डेल एच ए टू सी है, एल एच मतलब यहाँ भी इनिशियल पोजीशन क्या है, ए, और फाइनल पोजीशन क्या है, सी। तो क्या दोनों केस में चेंज इन इंथैल्पी सेम होगा क्या, बिल्कुल सेम होगा। क्यों सेम होगा, क्योंकि इसमें दो पाथ को फॉलो किया रहा है, एक बार डायरेक्ट ए से सी आ रहा है और एक बार घूम के आ रहा है। लेकिन दोनों में खास बात क्या है कि दोनों की जो स्टेट है, इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट, वो दोनों केस में क्या है, सेम है। और हम जानते हैं इंथैल्पी कैसा होता है कि स्टेट फंक्शन होता है जो डिपेंड्स करता है ओनली इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन पे। तो ये देखो यहाँ पे अगर ए से बी और बी से सी आ रहा है, मतलब घूम के जा रहा है, तब भी इनिशियल स्टेट कौन सा है, ए, और फाइनल स्टेट कौन सा है, सी। और डायरेक्ट अगर ए से सी आ रहा है तो इनिशियल स्टेट कौन सा है, ए, और फाइनल स्टेट क्या है, सी। तो ये बात क्या हो जाएगी, सही हो जाएगी। मतलब ये चीज क्या है, सही है। दूसरा, अगर मैं आपसे बोलूं कि चलो एक सिस्टम है, जैसे मान लो इस क्वेश्चन थोड़ा चेंज किया, ये सी से डी गया, ठीक है ना। अब मैं आपसे बोल रहा हूं क्या डेल एच ए से बी प्लस डेल एच बी से सी प्लस डेल एच सी से डी, क्या ये इक्वल होने वाला है डेल एच ए टू डी के, यस और नो। आप देखो एक चीज को, क्या उसके ए टू डी के इक्वल होने वाला है क्या। आप कैसे चेक करोगे मैंने जो बोला है वो सही बोला है कि गलत बोला है, आप कैसे चेक करोगे। आप एक बार चेक करो, देखो एक बार ए से बी आया, फिर बी से सी आया,
और फिर सी से डी आया, रुका कहाँ पे, डी पे जाके रुका। स्टार्ट कहाँ से किया था, ए से स्टार्ट किया था। देखो ना, यहाँ से ए से बी, फिर बी से सी, फिर सी से डी। तो इनिशियल पोजीशन कौन सा हुआ, ए, और फाइनल पोजीशन कौन सा हुआ, डी। अब ये देखो, ये तीनों का सम किया, तीनों का सम क्या मतलब, क्या मतलब है भाई, हम तो यहाँ से चले थे और यहाँ पहुंचे हैं, फाइनली डी भी पहुंचे हैं। अब यहाँ पे देखो पूछ रहा है क्या, ये जो होगा ए से डी के इक्वल होगा क्या, ए से डी, मतलब सिंपल सा इतना दूर आ जाओ, ए से डी आओ, क्या उसके इक्वल होगा क्या, बिल्कुल उसके इक्वल होगा भाई। क्यों, क्योंकि एक स्टेट फंक्शन है। क्योंकि अगर आप इस तीनों को सम करके देखो तो आप पहुंच कहाँ रहे हो, उससे मतलब है। देखो कहाँ पहुंच रहे हो, कहाँ भाई, यहाँ से यहाँ आए, यहाँ से आए, और यहाँ से यहाँ पे आए। तो इनडायरेक्टली अगर मैं आपसे, देखो हम जानते हैं कि डिस्प्लेसमेंट जो होता है, डिस्प्लेसमेंट वो भी एक स्टेट फंक्शन होता है। तो बिल्कुल ये डिस्प्लेसमेंट की तरह है। मैं आपसे पूछूं, बताओ इसका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, तो बताओ यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, कहीं, लेकिन फाइनल पोजीशन कौन सा, ये वाला। तो यहाँ से यहाँ ये क्या होगा, इसका बीच में डिस्प्लेसमेंट हो गया। अब मैं पूछूं एडी का डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, तो एडी का डिस्प्लेसमेंट एडी ही है। तो इस केस में डिस्प्लेसमेंट तो चेंज नहीं हुआ ना। क्यों नहीं चेंज हुआ, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट कैसा क्वांटिटी था, एक स्टेट वेरिएबल था जो सिस्टम के स्टेट पे डिपेंड कर रहा था। वैसे ही यहाँ पे इंथैल्पी जो है ए से बी आया, फिर बी से सी आया, और सी से आया। इस पूरे प्रोसेस में ए से डी जाने में इनिशियल पोजीशन क्या है, ए, और फाइनल पोजीशन क्या है, डी। और यहाँ से अगर डायरेक्ट आ रहे हो ए से डी, तो उसमें भी क्या है, इनिशियल पोजीशन ए और फाइनल पोजीशन क्या है, डी। इसलिए दोनों की वैल्यू क्या होगी, सेम होगी। ये सिस्टम के पाथ पे डिपेंड नहीं करेगा। आई थिंक आप समझ गया कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, ठीक है। ये सिस्टम के इंथैल्पी जो चेंज है ना, वो सिर्फ और सिर्फ इस पे डिपेंड करेगा, इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करेगा। अब मुझे बताओ, क्या मैं जितना भी ए से बी, बी से सी, सी से डी और डी से ए को ऐड कर दूं, डी से ए को, मतलब ये डेल एच ए टू क्या होगा, हम क्या कर रहे हैं, ए टू बी कर रहे हैं, प्लस डेल एच बी टू सी कर रहे हैं, प्लस डेल एच सी से डी कर रहे हैं, और डी से ए पे कर रहे हैं, डेल एच डी टू ए कर रहे हैं। अब मुझे बताओ, क्या ए से बी, बी से सी, सी से डी और डी से सबका सम कर रहे हैं, तो क्या इसमें अगर एक बार एक तरह से मैंने क्या बता दिया, पूरा एक साइकिल कंप्लीट कर लिया क्या। देखो तो ए से बी आया, ए से बी आया, बी से सी आया, सी से डी और डी से, मतलब एक साइकिल कंप्लीट कर, एक साइकिल प्रोसेस की बात कर रहा हूँ। तो क्या पूरी साइकिल में इनिशियल पोजीशन भी क्या होगा, ए, और फाइनल पोजीशन भी क्या है, ए, मतलब दोनों पोजीशन सेम है। तो क्या इस पूरे प्रोसेस में इन सब का सम किसके इक्वल होने वाला है, जीरो के इक्वल होने वाला है। क्यों भाई, क्योंकि इसमें इनिशियल पोजीशन भी ए है, और फाइनल पोजीशन जहां सिस्टम रुक रहा है वो भी कौन सा है, ए है। इसीलिए ये क्या हो जाएगी, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो। इस फंडे का भी हम लोग कई बार यूज करते हैं, इस फंडे का भी हम लोग कई बार यूज करते हैं। मतलब हम बोल सकते हैं, सिंपली याद रखना, एक नया पॉइंट आपको बता रहा हूं कि इन साइक्लिक प्रोसेस, अगर साइक्लिक प्रोसेस है, मैं आपको पहले बताया भी था, जब मैं क्या पढ़ा था आपको, साइक्लिक प्रोसेस पढ़ा रहा था, उसमें बताया भी था। इन साइक्लिक, अभी बता रहा हूं, इन साइक्लिक प्रोसेस चेंज इन इंथैल्पी, चेंज इन इंथैल्पी इज ऑलवेज इक्वल टू जीरो। इसकी वैल्यू हमेशा जीरो के इक्वल होती है। ये चीज याद रखिएगा, चेंज इन इंथैल्पी किसके इक्वल होगी, जीरो के इक्वल होगी। यहां पे देख सकते हो कि डेल एच दिस प्लस, ये सबका सम किसके इक्वल है, जीरो के इक्वल है। अगर ऐसे ही मैं एक और ग्राफ यहाँ बना के देखो यहाँ पे एक और ग्राफ बना दो आपके लिए। ये है मान लो प्रेशर और ये है वॉल्यूम। मैं आपको ग्राफ बना के दिखा रहा हूँ। यहाँ पे देखो, अगर मैं बोलूँ कि ऐसी एक ग्राफ है जहाँ पे सिस्टम ए से बी आया, और बी से सी आया, और सी से फिर से आ गया ए, तो बताओ क्या इन सब में जो टोटल इंथैल्पी का सम होगा डेल एच, बताओ डेल एच की वैल्यू क्या होगी। तो आप क्या बोलोगे, सर जीरो होगी। क्यों आपने ऐसा बोल दिया, क्योंकि एक साइकिल क्या हो गई, कंप्लीट हो गई, और साइकिल प्रोसेस में डेल एच की वैल्यू क्या होती है, जीरो के इक्वल होती है। या फिर एक और ग्राफ बनाता हूं, देखो मैं ऐसे पूछूं कि बताओ इस प्रोसेस में ये प्रेशर है, ये वॉल्यूम है मान लो, और ये मैं बोलूं कि एक कोई साइक्लिक प्रोसेस है, ऐसे ऐसे पूरा कहीं कहीं घूम के आया और फिर से वहीं पहुंच गया,
तो मैं पूछूं बताओ इस पूरे प्रोसेस में मतलब सिस्टम यहाँ से है, बहुत सारे चेंज मतलब कई सारे रैंडम वेरिएशंस हो गया उसने, और इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन क्या है उसका सेम है, यहाँ पे आया और यहीं पे खत्म हो गया। तो बताओ इसमें इंथैल्पी का चेंज क्या होगा, तो आप क्या बोलोगे सर इसके लिए इंथैल्पी का चेंज क्या होगा, जीरो, क्योंकि ये कैसा है एक साइक्लिक प्रोसेस है और इसमें इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट क्या है सेम है। आ रही बात समझ में। एक चीज छोटा चीज और बता दो थोड़ा सा, अगर मान लो कि मैं आपको इंफॉर्मेशन दे रहा हूं कि डेल एच जो है इस ग्राफ के लिए ए टू सी आपका मान लो है कि कुछ वैल्यू दे रहा हूं प्लस में है 20 किलो जूल पर मोल, मतलब सिस्टम जब ए से सी गया तो कितना इंथैल्पी का चेंज हुआ, 20 किलो जूल पर मोल का चेंज हुआ। अब अगर मान लो क्वेश्चन में आपको इनडायरेक्टली जरूरत पड़ेगी, आगे सिखाऊंगा, जरूरत पड़ जाए आपको किसकी, आपको इंथैल्पी की जरूरत पड़ रही है डेल एच सी से ए की जरूरत पड़ रही है, तो इसकी इंथैल्पी क्या लोगे, देखो यहाँ पे ए टू सी की वैल्यू इनडायरेक्टली मान लो क्वेश्चन दिया हुआ है, आपको सी टू ए की वैल्यू लेनी है। अगर आपको सी टू ए की वैल्यू लेनी है ना तो उस केस में बस साइन चेंज कर देना। क्यों भाई, क्योंकि देखो इसमें जो इनिशियल पोजीशन है वो इसका फाइनल पोजीशन है और जो इसका फाइनल पोजीशन है उसका ये इनिशियल पोजीशन है, मतलब इस केस में अगर इंथैल्पी उतना से दोनों में मतलब खाली पोजीशन क्या हुआ है चेंज हुआ है, बाकी पॉइंट दोनों का सेम ही है। तो मैं अगर बात करूँ इसमें, तो इसमें अगर इंथैल्पी इतनी इंक्रीज की होगी तो डेफिनेटली इसमें इंथैल्पी क्या होगी उतनी ही डिक्रीज करेगी। बच्चों को ये बात समझ में नहीं आती है, लेकिन कॉमन सेंस की बात है कि अगर मैं ए से सी आया और ये स्टेट फंक्शन है तो इसमें अगर इंथैल्पी क्या हुई है इंक्रीज हुई है, तो अगर मैं सी से ए जाऊंगा रिवर्स जाऊंगा तो फिर से उतना ही इंथैल्पी क्या करेगी आपकी डिक्रीज करेगी, याद रखना, ठीक है। मतलब यहाँ पे अगर मैं पूछूं कि सी टू ए लेना इंथैल्पी चेंज तो सिंपल सा माइनस लगा दूंगा और ये जो वैल्यू लिखी रहेगी वही वैल्यू आपकी हो जाएगी, ठीक है। ये पॉइंट। दूसरा पॉइंट, चलो एक चीज और बता रहा हूँ, एक मिनट रुको। एक और फॉर्मूला आया था आपका जब हम लोग पढ़ा रहे थे आपको हीट कैपेसिटी, मोलर हीट कैपेसिटी। बताओ मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर क्या था, Cp इक्वल टू था डेल एच बाई एन इंटू डेल टी, याद करो यही फॉर्मूला था। अब बताओ अगर मैं यहाँ से डेल एच निकालूं तो डेल एच की वैल्यू क्या हो जाएगी एन Cp डेल टी, ये फॉर्मूला हो जाएगा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है किसके लिए भाई, चेंज इन इंथैल्पी के लिए। अगर आपको चेंज इन इंथैल्पी निकालना है, चेंज इन इंथैल्पी निकालना है तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, जहां पे एन का मतलब है नंबर ऑफ मोल। अब उसमें गैस का कितना मोल है उसको देख लो, जो भी नंबर ऑफ मोल होगा उसको पुट करो। Cp का मतलब है मोलर हीट कैपेसिटी, मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर है। अब Cp की वैल्यू किसमें कितना होता है ये मैं आपको, हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर, ये मैं आपको पहले ही याद करा चुका हूं। अगर मैं बात करूं आपसे इस, अगर Cp की वैल्यू बात करें मोनोएटॉमिक के लिए, बताओ कितना होता है 3/2R। ये Cp की बात करें ना 5/2R होता है, कितना होता है 5/2R। अगर मैं डायटॉमिक की बात करूं, डायटॉमिक के लिए Cp की वैल्यू होती है 7/2R और ट्राइएटॉमिक के लिए कितनी होती है 4R होती है। याद रखना, देख लेना गैस कौन सा है, अगर मोनोएटॉमिक है तो पुट करना 5/2R, अगर डायटॉमिक है तो 7/2R और ट्राइएटॉमिक है तो 4R की वैल्यू पुट करना, Cp की वैल्यू निकल जाएगी। डेल्टी, डेल्टी क्या है भाई, तो आप समझ चुके हो, सिंपल सा ये है चेंज इन टेम्परेचर, जो भी टेम्परेचर में चेंज हुआ है उसकी वैल्यू यहाँ पे पुट कर देना, क्या निकल जाएगा आपका चेंज इन इंथैल्पी निकल जाएगा। तो अभी तक मैं इंथैल्पी चेंज का दो फॉर्मूला बता चुका हूँ, पहला डेल एच इक्वल टू डेल यू P2V2 माइनस P1V1 और दूसरा फॉर्मूला अभी बताया डेल एच इक्वल टू एन Cp डेल टी। ये फॉर्मूला कब यूज में आएगा, जब आपको टेम्परेचर में चेंज क्वेश्चन में दिया रहेगा, और वो फॉर्मूला कब यूज में आएगा जब आपको सिस्टम का इनिशियल प्रेशर, फाइनल प्रेशर, इनिशियल वॉल्यूम और फाइनल वॉल्यूम क्वेश्चन में दिया रहेगा, तब यूज में आएगा। समझ गए बात को, चलिए आगे बात करते हैं। देखिए ये फॉर्मूला तो आ गया। एक चीज़ और बता दूं कि चेंज इन इंथैल्पी या सिंपल सा इंथैल्पी एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज होता है, ये बात यहाँ पे प्रूफ हो रहा है। कैसे, देखो चेंज इंथैल्पी क्या है एन Cp डेल टी, मतलब किस पे डिपेंड कर रहा है, नंबर ऑफ मोल पे डिपेंड कर रहा है। नंबर ऑफ मोल का मतलब नंबर ऑफ पार्टिकल,
नंबर ऑफ पार्टिकल के अंदर मतलब मटेरियल कंटेंट इनसाइड द सिस्टम, उस पर डिपेंड कर रहा है। तो आप देख सकते हो उसमें तो आप नहीं पढ़े थे कि इंथैल्पी क्या होता है, आप समझ सकते हो ना कि इंथैल्पी कैसा होगा, एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज होगा जिसकी वैल्यू किस पे डिपेंड करेगी, अमाउंट प्रेजेंट इनसाइड द सिस्टम या फिर मटेरियल कंटेंट इनसाइड द सिस्टम, उस पर डिपेंड करेगी। क्योंकि यहाँ पे देखो एन है, एन का मतलब क्या बताया अभी, नंबर ऑफ मोल बताया। नंबर ऑफ मोल इंक्रीज करोगे तो चेंज इन एंथैल्पी की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज कर जाएगी किसी सिस्टम के लिए। अब मेरी बात सुनो ध्यान से, अगर मान लो कोई सिस्टम है, कोई सिस्टम है, अब किसी सिस्टम को, जैसे मैं एक्चुअली मेनली इंथैल्पी जो होता है वो रिएक्शन के लिए यूज में आता है। मैं एक रिएक्शन लिखा हूँ, देख लो, मान लो एक रिएक्शन है H2 प्लस Cl2, हाफ H2 में ले लो और यहाँ पे हाफ Cl2 ले लो, ये बन रहा है मान लो HCl बन रहा है। और इस रिएक्शन में जो इंथैल्पी का चेंज हो रहा है वो हो रहा है मान लो माइनस में हो रहा है, एनर्जी रिलीज हो रहा है 20 किलो जूल पर मोल हो रहा है, मान लो 20 या पर मोल हटाओ, यहाँ पे सिंपल सा रिएक्शन में कितना एनर्जी रिलीज हो रहा है, 20 किलो जूल एनर्जी क्या हो रही है, रिलीज हो रही है। अब मैं आपसे पूछूं कि अगर मैं इस रिएक्शन को 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो बताओ क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा सिंपल सा 2 से तो 1/2 कर जाएगा, H2 बचेगा, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करो तो सिर्फ क्या बचेगा, Cl2 बनेगा, और ये क्या हो जाएगा 2HCl हो जाएगा। अब मैं आपसे पूछूं बताओ इस रिएक्शन के लिए इंथैल्पी का चेंज कितना हुआ, तो आप ध्यान रखना कि अगर हमने इसमें 2 से मल्टीप्लाई किया है मतलब जो भी हमारे पास मटेरियल कंटेंट था सबको डबल कर दिया है। 2 से मल्टीप्लाई करने का मतलब क्या हुआ, हमारे अंदर जो भी नंबर ऑफ मोल थे उसको भी डबल, सबका नंबर ऑफ मोल क्या कर दिया मैंने, डबल कर दिया। तो इसमें सभी के मटेरियल कंटेंट क्या कर दिया मैंने, डबल कर दिया। तो इसमें जो चेंज इन एंथैल्पी थी वो कौन सी प्रॉपर्टीज थी, या एंथैल्पी कौन सी प्रॉपर्टीज था, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी था जो अमाउंट पे डिपेंड कर रहा था। इसीलिए यहाँ पे जो चेंज इन एंथैल्पी डेज की वैल्यू जो होगी वो भी 2 टाइम्स हो जाएगी। मतलब अगर रिएक्शन को आपने 2 से मल्टीप्लाई किया है तो इनकी वैल्यू में भी 2 से आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी -40 किलो जूल। आई बात समझ में, क्या कितनी हो जाएगी, -40 किलो जूल हो जाएगी, सिंपल सा बात है। या अगर इसमें किसी रिएक्शन को किसी रिएक्शन में किसी नंबर से हम डिवाइड कर रहे हैं, जैसे मान लो अगर मैं बोलूँ कि इसमें हम 1/3 से डिवाइड करें तो बताओ ये क्या हो जाएगा, 3 से डिवाइड करूँ तो ये हो जाएगा 1/6 H2, ये हो जाएगा 1/6 Cl2, और ये हो जाएगा 1/6 ऑफ HCl। मान लो ऐसे ही कर दिया, मैंने 3 से डिवाइड कर दिया, देखो 1/2 पहले से था और 3 से डिवाइड कर दिया तो क्या हो गया, 1/6 हो गया। अब इसके लिए मैं इंथैल्पी का चेंज की बात कर रहा हूँ, तो बताओ इंथैल्पी के चेंज हम जानते हैं कौन सी प्रॉपर्टीज होती है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज होती है जो अमाउंट पे डिपेंड करेगी। जो भी इसकी इंथैल्पी है 20 किलो जूल, उसमें हमें क्या करना कि कितना से हमने डिवाइड किया, यहाँ पे 3 से डिवाइड किया, तो आपको इसकी वैल्यू को भी 3 से डिवाइड करना पड़ेगा। मतलब इसकी वैल्यू हो जाएगी -20/3 किलो जूल। सिंपल सा फंडा है, क्या मेरी बात समझ में है कि इंथैल्पी एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज होता है, तो किसी भी रिएक्शन का जो इंथैल्पी होगा अगर उस नंबर रिएक्शन को मल्टीप्लाई कर रहे हो किसी नंबर से, तो पूरे इंथैल्पी जो चेंज होगी रिएक्शन की उसमें भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर आप डिवाइड कर रहे हो तो रिएक्शन की जो इंथैल्पी है उसमें भी आपको डिवाइड करना पड़ेगा, सिंपल सा बात है, ठीक है। चलो आगे आते हैं, एक चीज और छोटा सा समझा दूं आपको, ये चीज यही मैं समझाता हूँ। देखो अगर मान लो कि ये रिएक्शन रिवर्सिबल है, रिवर्सिबल मतलब रिएक्शन दोनों साइड से हो रहा है, दोनों साइड से हो रहा है, तो अगर मैं बोलूं कि रिएक्शन फॉरवर्ड रिएक्शन का जो इंथैल्पी है डेल एच की जो वैल्यू है वो कितना है, -20 किलो जूल है, -20 किलो जूल है। तो अगर हमें बैकवर्ड का इंथैल्पी चाहिए, रिएक्शन बैकवर्ड रिएक्शन जो है उसका इंथैल्पी चाहिए, तो उसका इंथैल्पी जस्ट इसका साइन चेंज कर दो उसके इक्वल हो जाएगा, मतलब प्लस लगा दो 20 किलो जूल हो जाएगा। मतलब कहने का मतलब क्या हुआ कि रिएक्शन अगर इधर से फॉरवर्ड एक्शन से एक्सोथर्मिक है तो वही रिएक्शन बैकवर्ड एक्शन में क्या बन जाएगा, एंडोथर्मिक बन जाएगा। या अगर इधर से एंडोथर्मिक है तो उसका उल्टा बात करोगे रिएक्शन को तो कैसा बन जाएगा, एक्सोथर्मिक बन जाएगा। मतलब यहाँ पे सिंपल लिख सकते हैं कि इफ एनी रिएक्शन इज exothermic in nature in forward direction
then it will be एंडोथर्मिक। पहले एक्सोथर्मिक हुआ किसमें, फॉरवर्ड में, तो ये कैसा हो जाएगा भाई, एंडोथर्मिक होगा। एंडोथर्मिक इन नेचर, एंडोथर्मिक किसमें भाई, इन बैकवर्ड डायरेक्शन में। ये याद रखना कि अगर इधर से फॉरवर्ड डायरेक्शन में क्या है, एक्सोथर्मिक है, तो बैकवर्ड डायरेक्शन में कैसा होगा, एंडोथर्मिक होगा, एंड वाइस वर्सा। इसका उल्टा वाद भी सही है, मतलब समझ गए ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, अगर आपको एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक अगर नहीं पता है, 10th का चीज़ है, फिर मैं बता दे रहा हूँ। एक्सोथर्मिक का मतलब होता है कि अगर किसी रिएक्शन में एनर्जी रिलीज हो रही है, एनर्जी दे रहा है आपको, तो उसको हम बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अगर कोई रिएक्शन एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा है, एनर्जी आपसे ले रहा है, तो उसको हम बोलते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन। मतलब एक्सोथर्मिक रिएक्शन का मतलब क्या होता है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, इसका मतलब क्या होता है कि रिएक्शन में एनर्जी क्या होगी, रिलीज होगी। एनर्जी क्या होने वाली है, रिलीज होने वाली है। और एंडोथर्मिक का मतलब क्या होता है कि इस रिएक्शन में एनर्जी क्या करेगा, इस रिएक्शन में एनर्जी क्या करेगा, एनर्जी एब्जॉर्ब होगी, सिस्टम एनर्जी आपसे लेगा, एब्जॉर्ब करेगा एनर्जी। आई बात समझ में। एक्सोथर्मिक क्या होता है, एंडोथर्मिक होता है, सिंपल सा बात है। एक होता है आइसोथर्मिक। आइसोथर्मिक का मतलब क्या होता है कि वो न तो एनर्जी लेगा न तो एनर्जी देगा, उस एनर्जी में, उस सेक्शन में कोई एनर्जी का एक्सचेंज नहीं हुआ। एनर्जी का मतलब हीट, सिंपल सा, ठीक है। तो जनरली आइसोथर्मिक रिएक्शन नहीं होते हैं। मेनली रिएक्शन कौन से होते हैं, या तो एक्सोथर्मिक होंगे या फिर एंडोथर्मिक होंगे। अगर कोई रिएक्शन एक्सोथर्मिक है तो उसमें एनर्जी, हीट जो है क्या करेगा, रिलीज करेगा। जब रिएक्शन कम होगी ना, तो उसमें हीट आपको हीट मिलेगा, सराउंडिंग में हीट देगा सिस्टम, ठीक है। और एंडोथर्मिक है तो सिस्टम हीट लेगा, मतलब रिएक्शन को हीट चाहिए उस रिएक्शन को कराने के लिए, अदरवाइज रिएक्शन वो नहीं हो पाएगा। आई बात समझ में। देखिए हम बात कर रहे हैं किसके लिए, गैसियस रिएक्शन के लिए बात कर रहे हैं। डेल इज इक्वल टू डेल यू प्लस डेल पीवी, ये तो सबके लिए वैलिड है ना। लेकिन हम जानते हैं गैस के लिए इक्वेशन होता है पीवी इक्वल टू एनआरटी। ये इक्वेशन सिर्फ गैस के लिए वैलिड है। तो चलो अगर हम डेल पीवी की बात करें, तो यहाँ पे डेल पीवी का मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे अगर मैं डेल पीवी लिख रहा हूँ तो ये हो जाएगा इक्वल किसके भाई, डेल एन आर टी के इक्वल हो जाएगा। बताओ ना, चेंज यहाँ पे डेल लगा दिया और इधर भी डेल लगा दिया, तो डेल पीवी किसके इक्वल हो जाएगा, डेल एन आर टी के इक्वल हो जाएगा। इसको इक्वेशन में 2 बोल रहा हूँ। अब इक्वेशन 2 की वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट कर रहा हूँ, तो अपन क्या बोल सकते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, इन दोनों इक्वेशन को मिला दो, तो बताओ क्या निकल के आ रहा है, डेल एच इक्वल टू डेल यू प्लस डेल एन आर टी आ रहा है। ध्यान रखना, ये रिएक्शन एक नया इक्वेशन आ गया आपके लिए, डेल एच इक्वल टू डेल यू प्लस डेल एन आर टी। डेल एन मतलब चेंज इन गैस है, यहाँ पे डेल एन जी लिख रहा हूँ, ये गैस में चेंज, डेल एन जी और आर टी। क्या मतलब है इसका, मैं लिख रहा हूँ। डेल एच का मतलब तो जानते हो क्या है, चेंज इन एंथैल्पी। डेल यू का मतलब क्या है, डेल यू का मतलब है चेंज इन इंटरनल एनर्जी। अब यहाँ पे डेल एन जी का मतलब क्या है, ये लिख रहा हूँ। ये डेल एन जी का मतलब है सम ऑफ ऑल गैसियस प्रोडक्ट, ऑल गैसियस प्रोडक्ट माइनस सम ऑफ गैसियस रिएक्टेंट। प्रोडक्ट माइनस क्या कर दो आप, रिएक्टेंट कर दो। किसकी वैल्यू देगा आपको, ये देगा डेल एन की वैल्यू देगा। ध्यान से देखना, सम ऑफ गैसियस प्रोडक्ट माइनस क्या करना है आपको, सम ऑफ गैसियस रिएक्टेंट करना है। आर का मतलब, यहाँ पे आर की वैल्यू लेनी है आपको 8.314 और टी जूल के टर्म में। अगर कैलोरी में लेना है तो 2 कैलोरी लेना, ये जूल के टर्म में। और टी का मतलब है यहाँ पे टेम्परेचर, टी का मतलब है टेम्परेचर लेना आपको केल्विन में, ठीक है। चलो मैं आपको सिखाता हूँ डेल एन की वैल्यू क्या होगी, ये कब यूज करेंगे, क्या कंडीशन होगा, उसके लिए बात करें। देखो यहाँ पे अगर मान लो कि एक रिएक्शन हो रहा है
जहां पे N2 है, 3H2 है और रिएक्शन बना रहा है आपका 2NH3 रिएक्शन बना रहा है। पहली बात तो ये इक्वेशन जो है ये कब यूज में आएगी, जब आपको क्वेश्चन अगर रिएक्शन लिख के दे दे, क्वेश्चन में रिएक्शन लिखा हो या रिएक्शन के बारे में कोई बात करता हो कि कोई ये रिएक्शन उससे रिएक्शन कर रहा है, मेनली जब रिएक्शन लिखा रहता है ना तब ये फॉर्मूला यूज में आता है। किसके लिए? गैस के लिए। क्योंकि गैस के लिए मैंने क्यों बोला, ये देखो यहाँ पे हम क्या यूज किए हैं, PV = nRT यूज किए हैं। तो ये इक्वेशन सिर्फ किसके लिए वैलिड होगा? गैसियस रिएक्शन के लिए वैलिड होगा। तो देखो यहाँ पे डेल N2 मतलब यहाँ पे देखो किस फॉर्म में N2 किस फॉर्म में होता है? गैसियस फॉर्म में। यहाँ पे H2 कैसा होता है? गैसियस फॉर्म में। क्या बना रहा है? NH3 बना रहा है गैसियस फॉर्म में। चलिए इस रिएक्शन को देखिए, बताइए हमको डेल Ng निकालना है, तो रिएक्शन से हम कैसे निकालते हैं डेल Ng वो बता रहा हूँ। क्या बताया था मैंने? सम ऑफ ऑल द गैसियस प्रोडक्ट। बताओ गैसियस प्रोडक्ट कितने हैं? कोफिशिएंट चेक करो, कितने कोफिशिएंट है भाई? 2 है। तो गैसियस प्रोडक्ट भी कितना होगा? 2 होगा, माइनस सम ऑफ गैसियस रिएक्टेंट। बताओ गैसियस रिएक्टेंट कितना है? 3 है हाइड्रोजन का और 1 है किसका? नाइट्रोजन का। तो 3 + 1 कितना हो गया भाई? 4। तो 2 - 4 कितना हो गया? -2। तो यहाँ पे डेल N जो है डेल N की वैल्यू कितना पुट करना है आपको? -2 पुट करना है। जो भी इंथैल्पी देगा इंथैल्पी की वैल्यू पुट करना है, टेम्परेचर की वैल्यू पुट करना है आपका। इसमें जो पूछेगा ये इसी से लगा के आपको बता देना है। और भी बता रहा हूँ, देखो अगर मान लो एक रिएक्शन है जिसमें कैल्शियम कार्बोनेट है जो सॉलिड फॉर्म में होता है, रिएक्शन कर देने के बाद दे रहा है कैल्शियम ऑक्साइड, ये भी सॉलिड फॉर्म में, और यहाँ पे CO2 जो गैसेस फॉर्म में। अब इस रिएक्शन का आपको डेल N निकालना है। तो बताओ डेल N क्या होता है? सम ऑफ ऑल गैसियस प्रोडक्ट। ध्यान देना सिर्फ गैसियस के बारे में काउंट करना है, बाकी प्रोडक्ट नहीं काउंट करना। तो बताओ ये क्या गैसियस प्रोडक्ट है क्या? देखो नहीं ना, क्या ये गैसियस प्रोडक्ट है क्या? हाँ, तो ये हुआ 1। इसको काउंट नहीं करना है तो 0 हो गया, क्योंकि गैसियस प्रोडक्ट तो है नहीं, ये है, तो ये हो गया 1। क्या गैसियस रिएक्टेंट कोई है क्या? नहीं है। नहीं है तो क्या होगा? 0। तो डेल N की वैल्यू क्या हो गई? 1। तो यहाँ पे क्या पुट करना है आपको? 1 पुट करना है, ठीक है। जैसे मैं आपको और बताता हूँ एग्जांपल। जैसे मान लो हम बात करें SO2 होता है गैसियस फॉर्म में, रिएक्शन कर रहा है हाफ O2 के साथ, ये भी है गैसियस फॉर्म में, और ये दे रहा है SO3 और SO3 भी है गैसियस फॉर्म में। मैं इस रिएक्शन के लिए आपसे पूछूं डेल N का वैल्यू, तो बताओ डेल N की वैल्यू क्या हो जाएगी? नंबर ऑफ गैसियस प्रोडक्ट कितना है भाई? 1। गैसियस रिएक्टेंट कितना है? 1 + 1/2 कितना हो गया भाई? 3/2, क्योंकि दोनों को दोनों क्या है? गैस है। तो कितना हो गया भाई? -1/2, मतलब 0.5 माइनस में, मतलब माइनस में 0.5। तो यहाँ पे डेल N की वैल्यू कितना, अगर ऐसा रिएक्शन दिया हुआ है तो डेल N की वैल्यू क्या पुट करोगे? माइनस में 0.5 पुट करोगे। बोलो समझ में आ रही बात? चलिए हम आगे बढ़ रहे हैं। देखिए यहाँ पे फिर से मैंने इक्वेशन यूज कर रहे हैं, दिस इज इक्वल टू डेल U + डेल PV। बताओ इसको हम कह सकते हैं डेल U, एक बार प्रेशर कांस्टेंट तो वॉल्यूम में चेंज, एक बार वॉल्यूम को कांस्टेंट करो तो प्रेशर में चेंज। हम बात कर रहे हैं, ये स्पेशली हम बात करें किसके लिए? जब कांस्टेंट प्रेशर होगा, मतलब प्रेशर को क्या हो जाए अपना? कांस्टेंट हो जाए। बताओ कांस्टेंट प्रेशर को कौन सा प्रोसेस बोलते हैं? आइसोबारिक प्रोसेस बोलते हैं, आइसोबारिक। अगर आइसोबारिक प्रोसेस हो तो वहां पे इंथैल्पी कैसे निकालेंगे उसकी बात करें। बताओ प्रेशर क्या है? कांस्टेंट। तो बताओ डेल P की वैल्यू क्या हो जाएगी? = 0, क्योंकि प्रेशर में तो कोई चेंज हो नहीं रहा है। तो ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा? V × 0, ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा? 0 के इक्वल। तो बताओ क्या बचेगा? डेल U + P × डेल V बनेगा। बताओ यहाँ पे ये देखो, बताओ यहाँ पे डेल H, डेल U का मतलब क्या होता है? चेंज इन एनर्जी, और P V का मतलब क्या होता है? वर्क डन। तो ये हो गया डेल U + वर्क डन। आप मुझे बताओ, मैंने शुरू में ही आपको बताया था कि किसी भी सिस्टम में जब हम हीट सप्लाई करते हैं तो हीट 2 फॉर्म में यूज होता है। पहला इंटरनल एनर्जी को इंक्रीज करने में और दूसरा वर्क डन में। देखो यही तो है, चेंज इन एनर्जी और प्लस वर्क डन। तो ये किसके इक्वल हो जाएगा भाई? हीट के इक्वल हो जाएगा। लेकिन हीट कब? जब प्रेशर क्या होगा? कांस्टेंट। ये चीज तो मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ 1-2 बार। तो देखो यहाँ तो डेल H = क्या हो गया? QP। मतलब सिंपल सा हम बोल सकते हैं कि हीट एक्सचेंज जो होगा हीट सिस्टम को देंगे जब कांस्टेंट प्रेशर पे, तो उसकी इंथैल्पी बढ़ेगी
और हीट सिस्टम जब देगा हमको कांस्टेंट प्रेशर पे तो उसकी इंथैल्पी क्या होगी, घटेगी। मतलब कांस्टेंट प्रेशर पे जो इंथैल्पी चेंज होता है वो किसके इक्वल होता है, उसमें जो हीट सप्लाई कर रहे हैं। मतलब सिंपल सा अपन बोल सकते हैं कि हीट एक्सचेंज एट कांस्टेंट प्रेशर इज इक्वल टू क्या भाई, चेंज इन इंथैल्पी के। ये लाइन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, कि हीट एक्सचेंज जो हो रहा है कांस्टेंट प्रेशर पे वो किसके इक्वल होगा, चेंज इन इंथैल्पी के इक्वल होगा। लेकिन कंडीशन क्या है भाई, यहाँ पे प्रेशर क्या रहना चाहिए भाई, कांस्टेंट रहना चाहिए। प्रेशर कांस्टेंट मतलब अगर प्रेशर कांस्टेंट हीट दोगे तो सिस्टम की इंथैल्पी बढ़ेगी। अगर सिस्टम आपको हीट दे रहा है कांस्टेंट प्रेशर पे तो उसकी इंथैल्पी क्या करेगी, डिक्रीज करेगी। अब यहाँ पे फोकस कीजिए, आपको 4 फॉर्मूले बता चुके हैं हम इंथैल्पी निकालने के लिए, चेंज इंथैल्पी निकालने के लिए। पहली बात तो इंथैल्पी आपसे पूछेगा निकालने के लिए तो बोलना कि एक्यूरेट इंथैल्पी हम निकाल नहीं सकते किसी सिस्टम का, हम चेंज इन इंथैल्पी निकाल सकते हैं। तो चेंज इंथैल्पी निकालने के 4 फॉर्मूले आपके पास आ चुके हैं। पहला फॉर्मूला ये कब यूज करेंगे बताओ, ये फॉर्मूला कब यूज होगा, जब सिस्टम का चेंज एनर्जी दिया रहेगा, इनिशियल प्रेशर फाइनल प्रेशर और इनिशियल वॉल्यूम और फाइनल वॉल्यूम दोनों दिया रहेगा तो आराम से ये फॉर्मूला यूज करो। मतलब जब प्रेशर दिया रहे, वॉल्यूम दिया रहे इनिशियल और फाइनल, तो ये फॉर्मूला यूज करो, आराम से इंथैल्पी निकलेगा। ये तो सबसे आसान है। कब भाई, जब कांस्टेंट प्रेशर पे जो भी हीट ऐड कर रहे हो किसके इक्वल होगा, चेंज इन इंथैल्पी के। तो ये फंडा कब यूज करोगे, जब क्वेश्चन बोल दे कि हीट का वैल्यू दे दे और बोल दे कि हीट जो है कांस्टेंट प्रेशर पे ऐड किया जा रहा है, तो डायरेक्ट बोल देना जितना आप हीट ऐड करोगे वही क्या होगा, चेंज इन इंथैल्पी के इक्वल होगा। जैसे मैं बोलूँगा अगर 20 किलो जूल हीट इज एडेड एट कांस्टेंट प्रेशर, कैलकुलेट द चेंज इन इंथैल्पी। तो 20 किलो जूल हीट ऐड किए हैं कांस्टेंट प्रेशर पे, तो जो 20 जितना हीट ऐड किए हैं तो डेल एच की वैल्यू क्या हो जाएगी, 20 किलो जूल के इक्वल हो जाएगी। लेकिन हीट ऐड किए हैं तो साइन क्या होगी, प्लस में होगी, याद रखना। आई बात समझ में, मैंने इंथैल्पी उसका बढ़ेगा। यहाँ पे देखो ये कब यूज करेंगे, जब सिस्टम का इनिशियल टेम्परेचर और फाइनल टेम्परेचर दिया हो। देखो यहाँ पे इनिशियल टेम्प डेल टी दिया हुआ है, डेल टी जब दिया होगा तो ये चीज़ यूज करेंगे आराम से। ये कब यूज करेंगे, जब रिएक्शन लिख के दिया हो, कोई रिएक्शन लिख के दिया हो और फिर आपसे बोले इंथैल्पी निकालने के लिए, रिएक्शन के थ्रू डेल की वैल्यू निकालना और फिर जो पूछे वो बता देना। समझ में आई बात। ये कब, जब प्रेशर और वॉल्यूम दिया हो, ये कब, जब हीट दिया हो, ये कब, जब टेम्परेचर दिया हो, और ये कब यूज करेंगे भाई, ये यूज करेंगे जब रिएक्शन लिख के दिया हो तब ये यूज करेंगे। आई बात समझ में। अब इन्हीं चारों के ऊपर आपको क्या आएगा, क्वेश्चन आएगा या फिर ग्राफ से क्वेश्चन आएगा, जो मैंने ग्राफ बताया आपका स्टेट फंक्शन के ऊपर, या फिर रिएक्शन के ऊपर आता है तो बताऊंगा धीरे धीरे 1 बाय 1। आज आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन करते हैं थोड़ा सा। चलिए मैं आपको सिखाता हूँ फॉर्मूले कैसे यूज करना है। जैसे ये क्वेश्चन दिया गया है, पढ़ो इस क्वेश्चन को, कि एक आइडियल गैस है जो एक्सपेंड किया गया है आइसोथर्मली, आइसोथर्मली एक्सपेंड किया गया है 1 लीटर टू 10 लीटर एट 25 डिग्री सेल्सियस। फाइंड द वैल्यू ऑफ चेंज इन एंथैल्पी। बताओ इसमें कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे, आपके पास तो 4 ही फॉर्मूले हैं ना। बताओ इस पहला फॉर्मूला चेक करते हैं, क्या इसमें प्रेशर, इनिशियल प्रेशर, फाइनल प्रेशर, इनिशियल वॉल्यूम, फाइनल वॉल्यूम दिया है क्या, नहीं दिया है। देखो चेक करो, सिर्फ इनिशियल वॉल्यूम और फाइनल वॉल्यूम दिया है, बाकी सब कुछ नहीं दिया है। इसमें एक टर्म यूज किया है, देखो यहाँ पे कौन सा भाई, आइसोथर्मली। मतलब ये किसके बारे में इंफॉर्मेशन दिया है आपको, टेम्परेचर के बारे में। बताओ आइसोथर्मली का मतलब क्या समझते हो, कि टेम्परेचर क्या रहेगा भाई, कांस्टेंट रहेगा। अगर टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा तो डेल टी की वैल्यू क्या होगी, 0 ना। मतलब इसने किसके बारे में इंफॉर्मेशन दे दिया, डेल टी के बारे में दे दिया। और बताया था कि जब भी डेल टी के बारे में देगा तो कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे डेल एच के लिए, डेल एच के लिए फॉर्मूला होता है एनसीपी डेल टी। अब बताओ डेल टी की तो वैल्यू 0 है, तो 0 में किसी नंबर से मल्टीप्लाई करो तो क्या हो जाएगा, वो 0 हो जाएगा ना। तो यहाँ पे आ गया वैल्यू किसका भाई, चेंज इन एंथैल्पी का। देखो कितना आपको सिखा रहा हूँ फॉर्मूला यूज करना, कैसे यूज करते हैं, समझ में आया कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे। अब इस क्वेश्चन को पढ़िए और देखिए कौन सा फॉर्मूला यूज कर सकते हैं इसके लिए। क्वेश्चन क्या दिया है, एन आइडियल गैस चेंज फ्रॉम दिस टू दिस, फाइंड द वैल्यू ऑफ डेल एच। डेल ई का वैल्यू क्वेश्चन दिया हुआ है। देखो क्या इस क्वेश्चन में प्रेशर दिया हुआ है, इनिशियल प्रेशर, फाइनल वॉल्यूम दिया, फाइनल प्रेशर, फाइनल वॉल्यूम दिया, इनिशियल प्रेशर दिया है और इनिशियल वॉल्यूम दिया है, सॉरी, और यहाँ पे फाइनल प्रेशर दिया है और फाइनल वॉल्यूम दिया है। तो क्या P1 V1 P2 V2 का वैल्यू दे दिया ना,
तो कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे बताओ, समझ में आ गया है ना? कौन सा फॉर्मूला आपको ये यूज करना है, डेल एच इक्वल टू डेल ई प्लस P2V2 माइनस P1V1, ये फॉर्मूला यूज करना है आपको। बताओ डेल एच, डेल ई की वैल्यू कितना दिया है 30 लीटर एटीएम के टर्म में दिया है, प्लस P2V2 मतलब ये देखो ना, P2 मतलब 4, V2 मतलब 5 माइनस 2 इंटू 3, तो ये हो जाएगा 30 प्लस ये 20 माइनस 6 या 14, तो ये हो गया 44 लीटर एटीएम। आपका इंथैल्पी चेंज आ गया। अगर आपको जूल में चाहिए तो 44 में से मल्टीप्लाई कर दो किससे, 101.3 से, तो क्या आ जाएगा आपका जूल में आ जाएगा। समझ में आई बात? जूल में आपका आंसर देखो कैसे आ गया जूल में। देखिए इस क्वेश्चन पे लगाइए कौन सा फॉर्मूला लगेगा। फाइंड द वैल्यू ऑफ डेल एच माइनस डेल ई, डेल एच माइनस डेल ई का डिफरेंस बताना है। द फॉलोइंग रिएक्शन एट 25 डिग्री सेल्सियस, आपको किलो जूल में बताना है। देखो ये रिएक्शन दिया हुआ है, बताओ जब रिएक्शन दिया होता है तो कौन सा फॉर्मूला यूज करते हैं, मैंने आपको बताया था एक ही फॉर्मूला है जो मैंने बताया, रिएक्शन यूज कर दिया हो तो मेनली आपको यही फॉर्मूला यूज में आएगा, डेल एच इक्वल टू क्या, डेल ई प्लस डेल एन आर टी। तो आपको निकालना क्या है, डेल एच माइनस डेल ई, तो डेल ई को इधर लेके आ जाओ तो क्या बचेगा, डेल एच माइनस डेल ई इक्वल टू हो गया डेल एन आर टी हो गया। देख सकते हो, मतलब आपको किसका वैल्यू निकालना है, डेल एन आर टी का वैल्यू निकालना है। समझ में आ रही बात ना? तो क्या करेंगे बताओ, डेल एन कैसे निकालोगे, इस रिएक्शन के डेल एन की वैल्यू देखो, डेल एन क्या होता है, नंबर ऑफ गैसियस प्रोडक्ट, कितना है भाई, यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड कैसा है 15 है, 12 है, और ये तो लिक्विड में है तो इसकी तो बात छोड़ो, ये 12 माइनस, और ये कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, यहाँ देखो ये तो लिक्विड फॉर्म में है और ये किस में है भाई, गैसियस फॉर्म में है, तो ये कितना है भाई 15 है। तो 15 का मतलब क्या होता है बताओ, यहाँ पे कितना लिख दोगे 15 लिख दोगे, तो डेल एन की वैल्यू कितनी आ गई -3 आ गई। आई बात समझ में? आप बताओ फॉर्मूला यूज करो सिंपल सा, क्या होगा, डेल एच माइनस डेल ई इक्वल टू डेल एन -3, आर की वैल्यू 8.314, टेम्परेचर कितना है 25, कैलोरी में पुट करो 298, क्या देगा आपको, ये वैल्यू किसकी देगा, ये वैल्यू आएगा आपको जूल में, लेकिन आपको किस में चाहिए, किलो जूल में चाहिए, तो डिवाइड कर दो किससे भाई 1000 से, आपका डायरेक्ट आंसर आ गया किसमें भाई, किलो जूल में। बस इसको आप सॉल्व कर लोगे, जो वैल्यू आएगा वही अपना क्या होगा आंसर। तो मैंने आज जस्ट आपको इंथैल्पी निकालना सिखाया न्यूमेरिकली, ठीक है ना, और भी हम इसके बारे में बात करेंगे डिटेल में, इसको एक बार पढ़े समझे ध्यान से। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय।